एक कस्बे में सियाराम अपनी बीवी कांति और बेटे नवीन के साथ रहता था। सियाराम और उसके घर वाले भेड़ों को पालते थे। फिर वो उनसे ऊन निकालकर हाथ से स्वेटर बनाकर बाजार में एक ठेले लगाकर फरोख्त करते थे। हर रोज की तरह आज भी हंसते गाते सियाराम ने अपना ठेला कस्बे के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तभी वहाँ एक खातून कपड़े लेने आई। भाईजान, ये स्वेटर कैसे दी? बहन जी, ये पूरे 250 रुपए की है। भाईजान, एक तो मुझे बहन कह रहे हो और दूसरा इतनी महंगी स्वेटर दे रहे हो। आप तो जानती ही हैं हम कैसे स्वेटर बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। अच्छा चलो 10-20 रुपए कम दे देना। मैं तो 200 ही दूंगी, क्योंकि हमेशा आपसे ही तो खरीदती हूँ। अच्छा ठीक है बहन जी, आप ले जाइए। सियाराम ने खुशी खुशी वो स्वेटर सस्ते दाम में ही उस खातून को दे दिया। सियाराम के हंसमुख बर्ताव की वजह से उसके छोटे से ठेले पर भी काफी भीड़ लगी रहती थी। एक रोज सियाराम के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उससे एक कोट पैंट पहने आदमी उतरा। वो देखने में ही कोई बड़ा कारोबारी लग रहा था। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सियाराम है। अच्छा तो तुम ही सियाराम हो, बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा। बताइए जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम कमल है और मेरा ऊन का बहुत बड़ा कारोबार है। जी फिर क्या? मैं तुम्हारे लिए एक पेशकश लाया हूँ। जी बताइए। देखो मेरी जो राय है, अगर तुम उसे मानोगे तो जल्दी ही रईस हो जाओगे, यूं ठेली पर नहीं रहोगे तुम। बताइए जनाब, ऐसी क्या तरकीब है? देखो तुम जिस ऊन का स्वेटर बनाते हो वो मत बनाओ, बल्कि कच्चा ऊन हमें दे दो। हम मशीनों की मदद से उसे एक ब्रांडेड स्वेटर बनाएंगे और बाजार में ऊंची कीमत पर फरोख्त करेंगे। बताओ कैसी तरकीब है? तरकीब तो अच्छी है। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? नहीं, मेरी तरफ से ना है। अजीब अहमक इंसान हो। देखो हमारे कस्बे में इतने रईस लोग नहीं हैं, इनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि ये स्वेटर खरीदें। तुम्हें दूसरे लोगों से क्या लेना देना, तुम सिर्फ पैसे कमाने पर तवज्जो दो। नहीं, यहाँ सीधे साधे लोग रहते हैं, मैं अपने लालच के लिए इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि तुम इतने गरीब क्यों हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। अब मैं इसका तुम्हें मजा चखाऊंगा और तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। कमल की बात ना मानने पर उसने सियाराम को धमकी दी और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से रुखसत हो गया। सियाराम दुखी मन से घर पहुंचा। ये देखकर उसकी बीवी और बेटा फिक्रमंद हो गए। क्या हुआ? आज आप इतने गमगीन क्यों हो? और दिन तो इतनी खुशी से घर आते थे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ ना अब्बू, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, आज एक कमल नाम का एक बड़ा कारोबारी आया था। तो क्या कहा उसने? वो हमारे साथ कारोबार करना चाहता है। सियाराम ने दोनों को पूरा वाकया बताया। अरे, आप बेवजह ही उसकी फिक्र कर रहे हैं। सब अपने अपने नसीब का कमाते हैं। हाँ अब्बू, हम कितनी मेहनत से सारा काम करते हैं और सभी लोग हमें कितनी इज्जत और प्यार देते हैं। देखना, हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो भी है ऊपर वाले के हाथ में है। सियाराम और उसके घर वाले खुदा पर भरोसा करके सो गए। अगले ही रोज सियाराम के ठेले के बराबर में एक बड़ा शोरूम बनने का काम शुरू हो गया। 1 माह में बेहतरीन शोरूम बनकर तैयार हो गया, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। साथ ही बाहर बड़े बड़े बोर्ड लग गए जिन पर लिखा था, एक के साथ एक मुफ्त, 50% की छूट, पहली बार खरीदने पर 80% की छूट, सारा माल गैर मुल्क से आया है। ये पढ़कर लोग शोरूम के आगे जमा हो गए। अरे भाई देखो, कितना बढ़िया शोरूम खुला है, सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं। हाँ, और तो और सारा माल विदेश से आया है। हम तब विदेशी कपड़ा ही पहनेंगे और इतना सस्ता कपड़ा, क्या बात है, बहुत मजा आया। लोगों को लूटने वाले ऑफर्स ने अपनी तरफ खींच लिया और वो लोग उस शोरूम में खरीदारी करने जाने लगे और सियाराम से सभी ने सामान लेना बंद कर दिया। दुखी सियाराम घर जाकर चुपचाप बैठ गया। क्या हुआ अब्बू, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारा काम बंद हो गया, ये तो तू जानता ही है ना। अब्बू, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। सियाराम को नवीन के अलावा
और कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने अब तक बचाया हुआ पैसा नवीन को दे दिया। नवीन वो पैसे लेकर अगले रोज शहर चला गया। एक उम्मीद के साथ अगले रोज भी सियाराम अपना ठेला लेकर वापस उसी जगह पहुंच गया, लेकिन उसके कस्बे वाले उस बड़े चमचमाते शोरूम में ठगे जा रहे थे। लेकिन मुफ्त का लालच उन्हें इस बात का एहसास तक होने नहीं दे रहा था और किसी को भी सियाराम की फिक्र नहीं थी। सियाराम फिक्र में खड़ा ही था कि तभी कमल की गाड़ी आकर वहां रुकी। और सियाराम जी कैसे हैं? सुनाइए, कैसा चल रहा है कारोबार? आप सही कह रहे थे जनाब, किसी को मेरी परवाह नहीं है। देखो, जो लोग तुम्हें मुफलिस लगते थे आज वही मुझसे महंगा सामान खरीद रहे हैं। हाँ, मुझसे 10 रुपए के लिए लड़ने वाले लोग इतना महंगा सामान खरीद रहे हैं, बताइए भला। अब बताओ, पछता रहे हो ना? चलो, कल से ये ठेला कहीं और रख लेना। मेरी महंगी दुकान के सामने ये मनहूस ठेला नहीं लगना चाहिए, समझ गए? कमल सियाराम को उल्टा सीधा बोलकर चला गया। सियाराम भी वापस घर चला आया। अगले रोज नवीन भी शहर से सामान लेकर वापस आ गया और उसने वापस ठेला वहीं खड़ा किया, जिसमें उसने रेडीमेड ऊन के कपड़े रखे और अच्छे अच्छे ऑफर दिए। सारे स्वेटर गैर मुल्क से मंगाए हैं, आ जाओ, भारी छूट ऑफर में सारे खरीद लो। कमल और नवीन के पास एक जैसा माल था, लेकिन कमल सबको ठग रहा था। कुछ ही रोज में लोगों को ये फर्क समझ में आ गया और वो सभी सियाराम से ही सामान खरीदने लगे। सियाराम के पास अब हाथ और मशीन के बने ऊनी स्वेटर थे जो लोगों को खूब पसंद आए। इस तरह देखते ही देखते सियाराम रईस बन गया और कमल को अपना शोरूम बंद करना पड़ा। एक कस्बे में सियाराम अपनी बीवी कांति और बेटे नवीन के साथ रहता था। सियाराम और उसके घर वाले भेड़ों को पालते थे। फिर वो उनसे ऊन निकालकर हाथ से स्वेटर बनाकर बाजार में एक ठेले लगाकर फरोख्त करते थे। हर रोज की तरह आज भी हंसते गाते सियाराम ने अपना ठेला कस्बे के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तभी वहाँ एक खातून कपड़े लेने आई। भाईजान, ये स्वेटर कैसे दी? बहन जी, ये पूरे 250 रुपए की है। भाईजान, एक तो मुझे बहन कह रहे हो और दूसरा इतनी महंगी स्वेटर दे रहे हो। आप तो जानती ही हैं हम कैसे स्वेटर बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। अच्छा चलो, 10-20 रुपए कम दे देना। मैं तो 200 ही दूंगी, क्योंकि हमेशा आपसे ही तो खरीदती हूँ। अच्छा ठीक है बहन जी, आप ले जाइए। सियाराम ने खुशी खुशी वो स्वेटर सस्ते दाम में ही उस खातून को दे दिया। सियाराम के हंसमुख बर्ताव की वजह से उसके छोटे से ठेले पर भी काफी भीड़ लगी रहती थी। एक रोज सियाराम के पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उससे एक कोट पैंट पहने आदमी उतरा। वो देखने में ही कोई बड़ा कारोबारी लग रहा था। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम सियाराम है। अच्छा, तो तुम ही सियाराम हो? बहुत नाम सुना है मैंने तुम्हारा। बताइए जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम कमल है और मेरा ऊन का बहुत बड़ा कारोबार है। जी, फिर क्या? मैं तुम्हारे लिए एक पेशकश लाया हूँ। जी बताइए। देखो, मेरी जो राय है, अगर तुम उसे मानोगे तो जल्दी ही रईस हो जाओगे। यूं ठेली पर नहीं रहोगे तुम। बताइए जनाब, ऐसी क्या तरकीब है? देखो, तुम जिस ऊन का स्वेटर बनाते हो वो मत बनाओ, बल्कि कच्चा ऊन हमें दे दो। हम मशीनों की मदद से उसे एक ब्रांडेड स्वेटर बनाएंगे और बाजार में ऊंची कीमत पर फरोख्त करेंगे। बताओ कैसी तरकीब है? तरकीब तो अच्छी है। तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? नहीं, मेरी तरफ से ना है। अजीब अहमक इंसान हो। देखो, हमारे कस्बे में इतने रईस लोग नहीं हैं। इनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि ये स्वेटर खरीदें। तुम्हें दूसरे लोगों से क्या लेना देना? तुम सिर्फ पैसे कमाने पर तवज्जो दो। नहीं, यहाँ सीधे साधे लोग रहते हैं। मैं अपने लालच के लिए इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मुझे समझ में आ गया कि तुम इतने गरीब क्यों हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, भला सोच रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। अब मैं इसका तुम्हें मजा चखाऊंगा और तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। कमल की बात ना मानने पर उसने सियाराम को धमकी दी और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से रुखसत हो गया। सियाराम दुखी मन से घर पहुंचा
ये देखकर उसकी बीवी और बेटा फिक्रमंद हो गए। क्या हुआ? आज आप इतने गमगीन क्यों हो? और दिन तो इतनी खुशी से घर आते थे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बताओ ना अब्बू, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, आज एक कमल नाम का एक बड़ा कारोबारी आया था। तो क्या कहा उसने? वो हमारे साथ कारोबार करना चाहता है। सियाराम ने दोनों को पूरा वाकया बताया। अरे, आप बेवजह ही उसकी फिक्र कर रहे हैं। सब अपने अपने नसीब का कमाते हैं। हाँ अब्बू, हम कितनी मेहनत से सारा काम करते हैं और सभी लोग हमें कितनी इज्जत और प्यार देते हैं। देखना, हमारा काम ऐसे ही चलता रहेगा। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो भी है ऊपर वाले के हाथ में है। सियाराम और उसके घर वाले खुदा पर भरोसा करके सो गए। अगले ही रोज सियाराम के ठेले के बराबर में एक बड़ा शोरूम बनने का काम शुरू हो गया। 1 माह में बेहतरीन शोरूम बनकर तैयार हो गया, जो देखने में बहुत खूबसूरत था। साथ ही बाहर बड़े बड़े बोर्ड लग गए जिन पर लिखा था, एक के साथ एक मुफ्त, 50% की छूट, पहली बार खरीदने पर 80% की छूट, सारा माल गैर मुल्क से आया है। ये पढ़कर लोग शोरूम के आगे जमा हो गए। अरे भाई देखो, कितना बढ़िया शोरूम खुला है, सब कुछ मुफ्त में दे रहे हैं। हाँ, और तो और सारा माल विदेश से आया है। हम तब विदेशी कपड़ा ही पहनेंगे, और इतना सस्ता कपड़ा, क्या बात है, बहुत मजा आया। लोगों को लूटने वाले ऑफर्स ने अपनी तरफ खींच लिया और वो लोग उस शोरूम में खरीदारी करने जाने लगे और सियाराम से सभी ने सामान लेना बंद कर दिया। दुखी सियाराम घर जाकर चुपचाप बैठ गया। क्या हुआ अब्बू, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारा काम बंद हो गया, ये तो तू जानता ही है ना। अब्बू, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। सियाराम को नवीन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने अब तक बचाया हुआ पैसा नवीन को दे दिया। नवीन वो पैसे लेकर अगले रोज शहर चला गया। एक उम्मीद के साथ अगले रोज भी सियाराम अपना ठेला लेकर वापस उसी जगह पहुंच गया, लेकिन उसके कस्बे वाले उस बड़े चमचमाते शोरूम में ठगे जा रहे थे। लेकिन मुफ्त का लालच उन्हें इस बात का एहसास तक होने नहीं दे रहा था और किसी को भी सियाराम की फिक्र नहीं थी। सियाराम फिक्र में खड़ा ही था कि तभी कमल की गाड़ी आकर वहां रुकी। और सियाराम जी कैसे हैं? सुनाइए, कैसा चल रहा है कारोबार? आप सही कह रहे थे जनाब, किसी को मेरी परवाह नहीं है। देखो, जो लोग तुम्हें मुफलिस लगते थे, आज वही मुझसे महंगा सामान खरीद रहे हैं। हाँ, मुझसे 10 रुपए के लिए लड़ने वाले लोग इतना महंगा सामान खरीद रहे हैं, बताइए भला। अब बताओ, पछता रहे हो ना? चलो, कल से ये ठेला कहीं और रख लेना। मेरी महंगी दुकान के सामने ये मनहूस ठेला नहीं लगना चाहिए, समझ गए? कमल सियाराम को उल्टा सीधा बोलकर चला गया। सियाराम भी वापस घर चला आया। अगले रोज नवीन भी शहर से सामान लेकर वापस आ गया और उसने वापस ठेला वहीं खड़ा किया, जिसमें उसने रेडीमेड ऊन के कपड़े रखे और अच्छे अच्छे ऑफर दिए। सारे स्वेटर गैर मुल्क से मंगाए हैं, आ जाओ, भारी छूट, ऑफर में सारे खरीद लो। कमल और नवीन के पास एक जैसा माल था, लेकिन कमल सबको ठग रहा था। कुछ ही रोज में लोगों को ये फर्क समझ में आ गया और वो सभी सियाराम से ही सामान खरीदने लगे। सियाराम के पास अब हाथ और मशीन के बने ऊनी स्वेटर थे, जो लोगों को खूब पसंद आए। इस तरह देखते ही देखते सियाराम रईस बन गया और कमल को अपना शोरूम बंद करना पड़ा।